शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश में लॉकडाउन के साथ ही अनलॉक के 5वें चरण की गाइडलाइन को आगामी 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह गाइडलाइन विगत 30 सितंबर को लागू की गई थी। ऐसे में अब कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में आगामी 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं अंतर्राज्यीय व राज्य अंतर्गत यात्रा के लिए किसी तरह के कोई प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं। बता दें कि देश में पिछले 5 सप्ताह से कोरोना के चलते होने वाली मौतों का औसत घट रहा है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर अब 90.62% पर पहुंच गई है। यह अपने आप में राहत देने वाली खबर के साथ ही बेहतरीन लक्षण है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन को 30 नवंबर तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष रविंद्र पवार का गत रोज पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में उपचार के दौरान देहांत हो गया। बीती रात करीब 11:30 के दरमियान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। नगराध्यक्ष रविंद्र पवार विगत 4-5 वर्षों से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि इसके बावजूद वे हमेशा ही शहरवासियों की सेवा में तत्पर रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी देखी जा रही थी और करीब 8-9 दिन पहले उन्हें अमरावती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर स्वास्थ्य में कोई सुधार न रहने के चलते शनिवार 24 अक्टूबर को उन्हें पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बीती रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पता चला है कि कैंसर के साथ ही हाल ही में उन्हें पीलिया की भी शिकायत हो गई थी, जो अपने दूसरे स्टेज पर पहुंच गई थी, जिसके चलते रविंद्र पवार इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गए। नगराध्यक्ष रविंद्र पवार के निधन की खबर मिलते ही चांदूर बाजार शहर में शोक की लहर दौड़ गई और सुबह से ही उनके घर पर सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहा। मंगलवार की सुबह पुणे से उनके शव को चांदूर बाजार के लिए रवाना किया गया और करीब 2 बजे उनका शव चांदूर बाजार लाया गया, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकालने के साथ ही बेहद शोकाकुल माहौल में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने पदवी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की जवाबदारी महाविद्यालय स्तर पर सौंपी है। ऐसे में सभी महाविद्यालयों को अपने अपने स्तर पर 40-40 प्रश्नों की विषय निहाय प्रश्न पत्रिकाएं तैयार करनी है और इसमें से कोई भी 20 प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी को हल करने होंगे। कुछ महाविद्यालयों में ये परीक्षाएं सोमवार 26 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं और सभी महाविद्यालय अपने अपने विद्यार्थियों के अंक आगामी 5 नवंबर तक विद्यापीठ के पास भेजेंगे, जिसके बाद विद्यापीठ द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यह ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए महाविद्यालयों को गूगल फॉर्म, मॉडल या LMS इन प्रणालियों का प्रयोग करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों को बहुपर्यायी प्रश्न पत्रिका में योग्य उत्तर पर निशान लगाना होगा। परीक्षा क्रमांक सूची के अनुसार विद्यार्थियों को इससे पहले जारी किया गया आसन क्रमांक कायम रहेगा। वहीं बहिशाल विद्यार्थियों को परीक्षा देने हेतु जो केंद्र इसके पहले आवंटित किए गए थे, उन्हें उसी महाविद्यालय से संपर्क साधकर अपनी परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा इससे पहले 20 अक्टूबर को जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है और समय सारणी के अनुसार सभी विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, ऐसा विद्यापीठ के परीक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के दरियापुर विभाग में बतौर अभियंता कार्यरत 52 वर्षीय दिनेश सुधाकर देशकर का शव उनके घर के आंगन में स्थित कुएं से बरामद हुआ। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे यह मामला उजागर होने के बाद प्राथमिक जांच करते हुए पुलिस ने साफ किया कि दिनेश देशकर ने अपने घर के कुएं में कूदकर आत्महत्या की है। वहीं इस घटना को लेकर परिसर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नागपुर के सोमलवाड़ा परिसर स्थित राजीव नगर निवासी दिनेश देशकर अमरावती जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में कार्यरत थे और वे नागपुर में अपनी पत्नी तथा 24 वर्षीय पुत्र व 19 वर्षीय पुत्री सहित वृद्ध माता पिता के साथ रहते थे। उनके घर के आंगन में एक कुआं है, जिसमें सोमवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास उनका शव तैरता दिखाई दिया। यह नज़ारा देखकर घर में मौजूद सभी लोग काफ़ी घबरा गए और मामले की सूचना मिलते ही दिनेश के बड़े भाई राजेश देशकर सहित सोनेगांव पुलिस स्टेशन के हवलदार रमेश टेकाड़े भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। इस समय जांच में पता चला कि आत्महत्या करने से पहले दिनेश देशकर ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, लेकिन परिजनों ने आशंका जताई है कि संभवतः दिनेश देशकर ने अपने कार्यालयीन कामकाज के तनाव की वजह से आत्महत्या की होगी। जानकारी के मुताबिक दरियापुर में पदस्थ रहने वाले दिनेश देशकर का कुछ समय पूर्व ही जलगांव जिले के अमलनेर में तबादला हुआ था, जिसे रद्द करने हेतु उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए और दशहरे के दूसरे दिन यानी सोमवार 26 अक्टूबर को ही वे अपनी नई नियुक्ति वाले स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए सोमवार की सुबह से घर में काफ़ी दौड़भाग चल रही थी। लेकिन इसी बीच ही उन्होंने बेहद आत्मघाती कदम उठाया और घर के आंगन में स्थित कुएं में छलांग लगा दी। विगत रविवार 25 अक्टूबर की शाम महाजनपुरा के दत्तूवाड़ी परिसर में निशान डिंगले नामक युवक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर नीलेश हिरुडकर व उसके साले अक्षय उज्जैनकर पर चाकू से लैस होकर धावा बोला था
जिसमें बुरी तरह से घायल होने के चलते नीलेश शिरोडकर की मौत हो गई थी। पश्चात पुलिस ने इस मामले में निशांत इंगले को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करते हुए मंगलवार की दोपहर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे पूछताछ हेतु आगामी 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। जिले में मंगलवार 27 अक्टूबर को कोरोना के 63 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,040 पर जा पहुंची। मंगलवार को RT-PCR टेस्ट में 43 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में एक अल्पवयीन बच्चे सहित 36 पुरुषों और 26 महिलाओं का समावेश रहा। वहीं इन संक्रमित मरीजों में अमरावती शहर के मात्र 12 व ग्रामीण इलाकों के 51 लोगों का समावेश है। इसमें भी अकेले वरुण क्षेत्र के 20 लोगों का समावेश है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समय जहां एक और अमरावती महानगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। वहीं जिले के लिहाज से सर्वाधिक राहत वाली बात यह है कि जिले के अधिकांश कोविड अस्पतालों में 75% से अधिक बेड रिक्त पड़े हैं। जिले के कुल 9 कोविड अस्पतालों और 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कुल 1345 बेड संख्या उपलब्ध है, जिसमें से केवल 328 बेड पर ही कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 1017 बेड रिक्त पड़े हैं। इस समय जहां एक और अमरावती मनपा क्षेत्र में विगत 3 माह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब डेंगू की बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। इन दिनों अमरावती मनपा क्षेत्र में चहुं और अस्वच्छता का आलम है, जिसकी वजह से डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की भरपूर पैदावार हो रही है और डेंगू का संक्रमण जबरदस्त तरीके से पांव पसार रहा है। विगत 4 माह में अमरावती महानगर क्षेत्र में डेंगू के 42 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। यह स्थिति काफ़ी हद तक चिंताजनक कही जा सकती है। अमरावती मनपा क्षेत्र के साथ साथ अचलपुर तहसील में भी इस समय विभिन्न संक्रामक बीमारियां पांव पसार रही हैं और तहसील के सरकारी सहित सभी निजी अस्पतालों में मरीजों की जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम है। इसमें भी सर्वाधिक मरीज डेंगू नामक संक्रामक बीमारी से संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अचलपुर तहसील क्षेत्र के नागरिकों में भी भय व चिंता का माहौल देखा जा रहा है। नागरिक घन कचरा व्यवस्थापन के उद्देश्य से निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सुखली कंपोस्ट डिपो व अकोली घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प को मंगलवार 27 अक्टूबर को भेंट दी। साथ ही यहां पर चलने वाले कामों की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए यहां के कामकाज की पद्धति को भी समझा। इसके अलावा उन्होंने काम की गति को बढ़ाते हुए नागरिक घन कचरा व्यवस्थापन के काम को पूरी क्षमता के साथ त्वरित कार्यान्वित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही इस काम में लगे ठेकेदारों व संबंधित अभियंता को इस प्रकल्प की सफलता हेतु आपसी समन्वय रखते हुए काम करने का निर्देश भी दिया। स्थानीय पुराना बाईपास रोड पर MIDC के निकट होटल लॉर्ड्स को विगत 31 दिसंबर के तड़के 4:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर जला देने के मामले में वांछित आरोपी किशोर सरदार को राजापेट थाना पुलिस के DB स्क्वाड ने सोमवार की रात गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले होटल लॉर्ड्स को आग लगाने के मामले में अभिजीत कावले व नारायण तलरेजा नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से नारायण तलरेजा को सशर्त जमानत मिल गई है। वहीं इस मामले में अब भी पिंटू बंसोड़ नामक चौथे आरोपी की तलाश जारी है। इसके अलावा पुलिस को पूरी उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान किशोर सरदार के जरिए इस मामले के अन्य कई पहलू भी खुलकर सामने आएंगे। सोमवार की रात हिरासत में लिए गए किशोर सरदार को राजापेट पुलिस ने मंगलवार की दोपहर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां पर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी लुंगे की अदालत ने किशोर सरदार को 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। धामनगढ़ रेलवे शहर के उत्सव ज्वेलर्स के संचालक तथा पूर्व नगराध्यक्ष उर्मिला बुरुंदिया के पति तेजकरण सूरजमल बुरुंदिया का 56 वर्ष की आयु में मंगलवार 27 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे निधन हो गया। सावंगी से तेजकरण बुरुंदिया के निधन का समाचार आते ही शहर में सर्वत्र शोक की लहर व्याप्त हो गई और शहर के सभी सुवर्णकारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए तेजकरण बुरुंदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्र विदर्भ आंदोलन के दिग्गज नेता तथा अकोट के पूर्व विधायक डॉक्टर जगन्नाथ ढोने का हृदयाघात के चलते निधन हो गया। डॉक्टर ढोने सबसे पहले राकापा की टिकट पर अकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ आंदोलन में हिस्सा लेने के साथ ही राकापा छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया और पार्टी ने उन्हें अकोला भाजपा सिंचन परिषद के संयोजक पद की जिम्मेदारी भी दी थी। स्थानीय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे तंत्रज्ञान व संशोधन संस्था के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग इन 3 विभागों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी NBA द्वारा 30 जून 2021 तक मानांकन प्रदान किया गया है। अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता व उपलब्धियों के लिए समूचे विदर्भ क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले राम मेघे तंत्रज्ञान व संशोधन संस्था के इन तीनों विभागों ने तीसरी बार प्रतिष्ठित माने जाते NBA मानांकन को हासिल किया है। विदर्भ में दूसरे क्रमांक की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे तंत्रज्ञान व संशोधन संस्था का 37 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इस महाविद्यालय के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तथा सिविल इंजीनियरिंग इन तीनों विभागों को इससे पहले भी मानांकन प्राप्त हुए हैं।
साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को अवर्ग तंत्र शिक्षा संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है और नैक की ओर से भी इस महाविद्यालय को अवर्ग अधिस्वीकृति प्राप्त है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे सहित उनकी कार्यकारिणी ने महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित सभी विद्यार्थियों का इस उपलब्धि के लिए अभिनंदन किया है। इस समय स्थानीय मनपा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट कराई जा रही है और सोमवार 26 अक्टूबर को कराई गई जांच में 13 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। ऐसी अफवाहें फैल जाने की वजह से मनपा में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि हकीकत यह थी कि इस टेस्ट में 22 कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव रही। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर कराई गई टेस्ट में एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन इस अफवाह की वजह से मनपा में काफ़ी समय तक डर का माहौल देखा गया। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अस्थायी स्थगिति को उठाया जाए और इस मसले पर संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई हो, इस आशय का निवेदन राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े के समक्ष किया गया। राज्य सरकार के इस निवेदन पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस पर सुनवाई को 4 सप्ताह आगे तक मुलतवी कर दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक बड़ा आतंकी हमला होने की संभावना है। गुप्तचर विभाग द्वारा इस संदर्भ में राज्य सरकार को एक पत्र के जरिए जानकारी दी गई है, जिसके बाद मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों द्वारा मुंबई पर ड्रोन रिमोट से संचालित होने वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, मिसाइल व पैराग्लाइडर के जरिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही मुंबई सहित समूचे राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान भी किया जा सकता है। ऐसे में मुंबई शहर में ड्रोन तथा रिमोट से संचालित होने वाले खिलौना विमान व हेलीकॉप्टर उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही शहर में अगले 30 दिनों तक धारा 144 लागू करते हुए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव के अंतिम दिन रविवार विजयादशमी को दुर्गा माता की प्रतिमा के समक्ष सोना अर्पण करने के बाद सोमवार से दुर्गा व शारदा देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। मंगलवार को दिन भर शहर में 135 दुर्गा देवी व शारदा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। भीड़भाड़ वाली जगहों और विसर्जन स्थल पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। साथ ही शहर में शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु भी पुलिस प्रशासन द्वारा खासा ध्यान दिया जा रहा है। इन दिनों महिलाओं द्वारा चोरी किए जाने की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं। खरीदी के नाम पर हाथ सफाई में ये महिलाएं काफ़ी माहिर होती हैं। ऐसी एक घटना अचलपुर के देवली परिसर में उजागर हुई। दशहरे के अवसर पर बाजार में काफ़ी भीड़ थी। इसी बात का लाभ उठाते हुए एक नकाबपोश महिला ने आभूषण खरीदने के नाम पर 70,000 रुपये के गहने चुरा लिए और वहां से फरार हो गई। पुलिस द्वारा इस चोर महिला की तलाश की जा रही है। तड़ीपार रहने के बाद भी बगैर इजाज़त लिए कानून तोड़कर शहर में प्रवेश करने के बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाने के कई मामले सामने आते हैं। इसी तरह बडनेरा, गाड़गेनगर व खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत तड़ीपार रहने के बाद भी 3 आरोपियों ने शहर में प्रवेश किया। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्वप्निल भेंडारकर, स्वप्निल भामोन्द्र और शिवा सरदार इन 3 तड़ीपार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम मंजुला में एक निर्माणाधीन इमारत पर काम कर रहे मजदूर मंगेश तांबुलकर का अचानक संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो जमीन पर जा गिरा। इस घटना में मंगेश तांबुलकर काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। कामरगांव निवासी एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से अमरावती की ओर आ रहा था। इस दौरान धनज के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने अनिकेत मुंडे नामक युवक की मोटरसाइकिल को कट मार दिया, जिसके कारण अनिकेत मुंडे अपनी दोपहिया से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। अनिकेत को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी रिंग रोड के पास प्लॉट देखने गए फ्रेंड्स स्कूल के सचिव अंसार परवेज पर 4 से 5 आरोपियों ने पहले आंख में मिर्ची पाउडर झोंक दिया, फिर हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह सनसनीखेज घटना दिन दहाड़े 4 बजे के आसपास घटित हुई। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं घायल अंसार परवेज पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अकोला नाका पर स्थित एक चाय कैंटीन पर 2 वाहन चालकों के साथ एक क्लीनर चाय पीने के लिए बैठा, मगर इसी दौरान अकबर अली हबीबुल्ला नामक इस कोलकाता निवासी ट्रक क्लीनर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर क्लीनर अकबर अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह रवाना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के सैनिक नगर परिसर में रहने वाले शंकर सिंह, घासी सिंह रघुवंशी वो घर के सदस्य बाहर गांव गए हुए थे। इस बात का लाभ उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे नगद समेत 67,000 रुपये कीमत के गहने चुरा लिए। मामला समझ में आने के बाद पुलिस थाने में शिकायत दी गई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू की है।
अचलपुर के तहसीलदार मदन जादव और उनके सहयोगियों द्वारा अत्यंत सतर्कता बरतते हुए अभी तक अवैध गौण खनिज व्यापार में लगे हुए 49 वाहनों को रंगे हाथ पकड़कर उन पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 43 वाहन चालकों ने लगाई गई भारी भरकम पेनाल्टी के खिलाफ अचलपुर एसडीओ की अदालत में अपील दर्ज कराई। नियमानुसार पेनाल्टी के विरुद्ध अपील दायर करते समय ही निर्धारित पेनाल्टी की 25% नगद राशि जमा कराना जरूरी होता है। अपील में गए गौण खनिज तस्करों से 13,64,000 रुपये वसूल करने की जानकारी तहसील प्रशासन से प्राप्त हुई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।